स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप सभी आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी में पूरी गंभीरता और तन्मयता के साथ जुटे होंगे। अग्रवाल्स आईएएस इस क्रम में सामाजिक मुद्दों, सोशल इश्यूज पर प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए लेक्चर सीरीज लेकर आया है। इन लेक्चर सीरीज में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि अप्रैल 2019 से जुलाई 2020 तक की जो प्रमुख सामाजिक मुद्दे हैं, जो सोशल इश्यूज हैं, उनको सारगर्भित तरीके से इस तरीके से व्याख्यानों में पिरोया जाए कि प्रीलिम्स परीक्षा के लिए जितनी आवश्यक सामग्री आपको आवश्यक प्रतीत होती है, वह सामग्री एक जगह आपको मिल सके। प्रत्येक लेक्चर में 3 से 4 मुद्दों को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। ज्यादा मुद्दों को समेटना मेरी दृष्टि में उचित इसलिए नहीं है क्योंकि न्याय संगत तरीके से उस पर लेक्चर नहीं हो सकता, और दूसरी बात कि मेरी जितनी भी लेक्चर्स हैं वो 2 पैरामीटर पर आधारित होंगे कि अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन आपको दी जा सके जो कि प्रीलिम्स में आपके लिए सहायक साबित हो। दूसरी बात कि जो विगत 4-5 वर्षों से आईएएस और पीसीएस क्वेश्चन पेपर्स में एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, उससे यह बात क्लियर हो जाती है कि सोशल इश्यूज से 8 से 10 प्रश्न डायरेक्टली इनडायरेक्टली पर्चे का हिस्सा होते हैं, क्वेश्चन पेपर का हिस्सा होते हैं। तो इन सारे प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश किया है, और इस प्रथम लेक्चर में, सोशल इश्यू सीरीज के इस प्रथम लेक्चर में आज हम 3 टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। पहला है महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, दूसरा है कार्यस्थली पर महिला उत्पीड़न संबंधित अधिनियम के जो अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, तो 2013 का जो हैरेसमेंट एक्ट है उसमें क्या एनहांसमेंट हुआ है उसकी बातचीत की जाएगी, और मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम जो है उसमें क्या क्या नए प्रावधान आए हैं और वो किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं की परिस्थिति को प्रभावित करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी लेक्चर को, और इस क्रम में हम सबसे पहला जो टॉपिक उठाएंगे वो टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा। अब आपको मैं सीधे विषय वस्तु पर ले चलूं, उसके पहले जरूरी है कि 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम का प्रावधान अधिनियम के रूप में हमारे सामने आया था। अभी हाल के ही दिनों में यह चर्चा में क्यों है, उसके पहले यह समझा जाए कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है क्या। वास्तव में घरेलू हिंसा अधिनियम, जिसे PWDVA शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, यह एक्चुअली संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आयोजित महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन पर कन्वेंशन हुआ था, उसके सिद्धांतों पर आधारित है। और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यह जो कन्वेंशन था वो 1993 में भारत ने इस कन्वेंशन की अभी पुष्टि की थी। तो इसका दूसरा अर्थ यह भी होता है कि ग्लोबल लेवल पर महिलाओं की परिस्थिति, खासकर वायलेंस को लेकर एक एक्टिव मोड दिखाई देता है ग्लोबल लेवल पर, और वही कन्वेंशन उस दिशा में एक पहला कदम था। तो 2005 के जो प्रमुख प्रावधान हैं उस पर एक दृष्टि डाली जाए। घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत कौन कौन सी महिलाएं आती हैं। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है उसमें घरेलू हिंसा के अंतर्गत सभी तरह के फिजिकल वायलेंस, शारीरिक हिंसा, वर्बल वायलेंस, मौखिक हिंसा, इमोशनल वायलेंस, भावनात्मक हिंसा, यौन और आर्थिक हिंसा को शामिल किया गया है। जो
परिभाषा आई है, उस परिभाषा में यह कानून बहुत ज्यादा व्यापक बनाया गया कि घरेलू हिंसा या घरेलू हिंसा का जो विक्टिम है महिलाएं, जाहिर सी बात है घर के अंदर महिलाएं रहती हैं तो एक घरेलू संबंध होता है, एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंतर्गत महिलाएं होती हैं, तो उसके अंतर्गत वो विवाहित महिलाएं भी हो सकती हैं, वो बुजुर्ग महिलाएं भी हो सकती हैं, वो अनमैरिड डॉटर्स भी हो सकती हैं, और वो अनमैरिड सिस्टर्स हो सकती हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट ने एक तरह का एक्सपेंशन किया है, उसको और ज्यादा व्यापक बनाया है। दूसरी बात कि यह जो कानून है ये केवल विवाहित महिलाओं की रक्षा नहीं करता, इसके दायरे में सभी महिलाएं आ गई, करीब करीब सभी महिलाएं आ गई, यहां तक कि लिव इन रिलेशनशिप इस दशक की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रघटना है। लिव इन रिलेशनशिप के अंतर्गत लिव इन रिलेशनशिप में शामिल महिला भी, उसको भी सुरक्षा इस अधिनियम के द्वारा दी गई है। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है मेरी दृष्टि में और आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये कि जो मैरिटल रेप है, जो वैवाहिक बलात्कार है, उसको इस अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है जिस पर एक सवाल आपका बन सकता है। तो मैरिटल रेप इस अधिनियम की परिसीमा में नहीं है। उसके बाद वर्डिक्ट क्या आया, इसको समझा जाए। ये अधिनियम चर्चा में क्यों था, इसको समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिला है, उसके पीड़ित महिला के निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, उसको भुगतान करने के लिए, जिसका उत्तरदायित्व पति पर तो था ही, लेकिन इस अमेंडमेंट में पति के भाई, ब्रदर इन लॉ को भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है अगर वह किसी भी समय उस महिला के साथ संयुक्त परिवार में उसी छत के नीचे रह रहा था। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिशन है इस अधिनियम में, जिसके द्वारा महिला को डोमेस्टिक वायलेंस का जो प्रोटेक्शन का जो अम्ब्रेला है, एक तरह का उसका एक्सपेंशन किया गया है। अब सवाल यह है कि प्रोटेक्शन किस तरीके से है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वुमेन्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस फॉर दी वुमेन्स किस तरीके से है। तो वुमेन्स, अब आप ये देखिए कि वुमेन कैन सीक फाइनेंशियल कंपनसेशन, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है। ठीक है, किसी भी तरीके से, हालांकि वो पीड़ित महिला को कंपनसेट करने की बात हो, उसमें फाइनेंशियल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कैन गेट मेंटेनेंस फ्रॉम देयर एब्यूजर। अब ये एब्यूजर है, इस सब को गौर करिए, ये एब्यूजर कौन है, ये कोई भी हो सकता है, ये परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है। ठीक है, इन केस दे आर लिविंग अपार्ट, खासकर एब्यूजर में मूल रूप से पति और ससुराल वाले आते हैं। इट प्रोवाइड्स द राइट टू सिक्योर हाउसिंग सच एज राइट टू रिसाइड। अब यहां पर मैं जो चीज रेखांकित करना चाहता हूं, दैट इज राइट टू सिक्योर हाउसिंग। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, राइट टू रिसाइड इन द मैट्रिमोनियल और शेयर्ड हाउस। अब यह है कि मात्र सत्तात्मकता वाले प्रावधान वाले परिवारों में या साझा जो घरेलू है व्यवस्था है रहने की, उसमें वो व्यवस्था की जा सकती है। तो एक तरह से सुरक्षित आवास का अधिकार, ये बहुत बड़ा पहले नहीं था। ये अगर वो हिंसा का शिकार है, उसको मारपीट कर निकाल दिया गया, तो रहेगी कहां अगर उसके पास कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। तो ये सुरक्षित आवास का अधिकार, यानी ससुराल या साझे घर में निवास करने का एक अधिकार से युक्त प्रावधान है, चाहे उसके पास उस घर का लीगल राइट हो चाहे ना। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जरूरी नहीं है कि साझे के घर में वो रह रही हो तो लीगली वो उसमें हिस्सेदार हो, नहीं भी हो सकती है, बट उसको अधिकार दिया गया है कि वो उसमें रहे। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर सवाल बन सकता है। दूसरा कि कोई भी न्यायाधीश इस अधिनियम के तहत एक संरक्षण आदेश पारित कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोषी, कोई भी जो दोषी व्यक्ति है जिसने विक्टिमाइज किया है ना, जिसने दुर्व्यवहार किया है, वह उस पीड़ित महिला के साथ फिर भविष्य में किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार न कर पाए। दुर्व्यवहार तभी करेगा जब वो उसके संपर्क में आएगा, तो संपर्क
न हो यह सुनिश्चित हो, उसके पास न जाए यह सुनिश्चित हो, और इस कारण वह दुर्व्यवहार का शिकार पुनः न हो यह सुनिश्चित हो। अब सवाल यह पैदा होता है कि लीगली पनिशमेंट के रूप में अगर आप देखिए तो क्या प्रावधान किया गया है। अब यहां पर जो पनिशमेंट है वो 1 साल का पनिशमेंट है। ये अगर आप ध्यान दीजिए तो 1 साल का मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट है और 20,000 रुपए या फिर दोनों, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई अपराध अगर होता है इस तरह का तो न्यायालय में 1 साल की उसको सजा हो सकती है या 20,000 रुपया का आर्थिक दंड लग सकता है, और अगर उस अपराध की गहनता ज्यादा है तो उसके ऊपर दोनों प्रकार का दंड एक साथ एक ही समय में दिया जा सकता है। अब दूसरी जो व्यवस्था की गई है वो है संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अधिनियम चिकित्सीय परीक्षण, विविध सहायता और सुरक्षित आश्रय के लिए महिलाओं के सहायता के लिए संरक्षण अधिकारियों और एनजीओज की, गैर सरकारी संगठनों की नियुक्ति का प्रावधान करता है, ठीक है। अब ये संरक्षण अधिकारी करेंगे क्या, इनका क्या रोल है, या एनजीओज का क्या रोल है, ये समझना जरूरी है। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि जो भी महिला है, विक्टिम महिला है, उसको किस प्रकार मेडिकल फैसिलिटीज है, मेडिकल परीक्षण की फैसिलिटीज है या लीगल एड्स है, उसको किस तरीके से दिया जाए, या उसके पास रहने के लिए अगर कोई आश्रय नहीं है तो सुरक्षित आश्रय किस प्रकार से उसको उपलब्ध कराया जाए, है ना। तो वो जो है सहायतार्थ के लिए संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है ना, और एनजीओज की नियुक्ति कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है जिसने एम्पावर्ड किया है। दूसरी चीज कि जानकारी देने वाले दायित्वों का क्या अपवर्जन है, एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेंट्स, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर भी सवाल बन सकता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास यह पर्याप्त विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई भी इस तरह का कृत्य हुआ है या हो रहा है या होने की संभावना है, तो वह इसके बारे में संबंधित प्रोटेक्शन ऑफिसर, संरक्षण अधिकारी को सूचना प्रदान कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें उस महिला को सुरक्षा विधिक रूप से प्रदान करने की ओर पूरी ये अधिनियम को संरचित किया गया है। अब 2005 का जो घरेलू हिंसा अधिनियम है, इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट कुछ सेगमेंट्स और हैं। ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें 2-3 बातें ध्यान रखने योग्य हैं परीक्षा की दृष्टि से भी। और मैं यहां पर एक बात आपको बताता चलूं कि आज के लेक्चर सीरीज में जो तीनों टॉपिक्स हैं, ये सोशियोलॉजी के, जिन विद्यार्थियों का ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो मेंस में सोशियोलॉजी एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में भी ये टॉपिक्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो उच्चतम न्यायालय ने अपने उस डिसीजन को बनाए रखा है जिसके अंतर्गत उसने कहा था कि महिलाओं को वैवाहिक शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने वाला जो ये अधिनियम है, घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, वो तलाक के बाद भी लागू होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखना होगा कि विल अप्लाई इवन आफ्टर डिवोर्स। पहले नहीं था, तलाक हो गया, जिम्मेदारी खत्म। अब डिवोर्स देने के बाद भी तो उसके साथ किसी तरह का कोई हिंसा हो सकती है, कोई इस तरह का उसके साथ दुर्व्यवहार हो सकता है। तो ये जो चीज है उसने व्यापकता को बढ़ा दिया, सुरक्षा की व्यापकता को बढ़ा दिया। दूसरा देखिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो स्ट्रक डाउन द वर्ड्स एडल्ट मेल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेस्ट पुरुष शब्द को हटा लिया है ताकि क्या हो, इसका फायदा क्या है, फ्रॉम द पर्टिनेंट प्रोविजन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट टू ले डाउन दैट वुमेन कैन आल्सो फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट अनदर वुमेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
अब आप देखिए ये हिस्सा जो मैं रेखांकित कर रहा हूं आपको, इसमें इसमें फायदा क्या होगा? एक महिला दूसरी महिला के विरुद्ध घरेलू हिंसा का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज करा सकती है, यह एक प्रावधान किया गया है। इससे फायदा यह होगा कि इसके पहले जब इस अधिनियम में इसको शामिल नहीं किया गया था, मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने मेरी घरेलू हिंसा, महिला स्त्री और घरेलू हिंसा पर भारत सरकार के द्वारा पुरस्कृत पुस्तक है, मैंने काम किया है फील्ड में, और मैंने पुलिस की डायरी, कई थानों की पुलिस डायरी का अध्ययन किया है। तो ये जो प्रावधान है, मैं अगर अपने उस एम्पिरिकल स्टडी से इसको जोड़ूं तो ये प्रशंसनीय प्रावधान है, क्योंकि जो महिलाओं के विरुद्ध डोमेस्टिक कोर में जो वायलेंस होता है, घरेलू घर की सीमाओं के अंदर बंद दरवाजों के अंदर जो वायलेंस होता है, उसमें 70% जो एक्टर्स होते हैं वो वुमेन्स होती हैं। पैट्रियार्की खाली एक तरह का मोटिवेटिंग फैक्टर होता है या उसका बड़ा सीमित रोल होता है। अगला पॉइंट बढ़ा जाए तो दिल्ली हाईकोर्ट का एक प्रावधान आया। क्या आया कि ग्रांटिंग मेंटेनेंस अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द एक्सप्रेशन अनेबल। अब यहां पर समझने वाली बात है, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, मेंटेनेंस डज नॉट डिपेंड ऑन वाइफ्स अर्निंग। मतलब दिल्ली हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ अभिव्यक्ति पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब यह हुआ कि भरण पोषण संबंधी यह भुगतान जो भी पति के द्वारा या जो आरोपी है उसके द्वारा या जिसने डिवोर्स किया है उसके द्वारा दिया जाता है, तो वो भरण पोषण कितना होगा पत्नी की आय पर डिपेंड नहीं करेगा। मान लीजिए पत्नी जॉब में है, पत्नी कमाती है, तो वो पैरामीटर नहीं बनेगा कि पति ये कह सके या जो मेंटेनेंस का अमाउंट देने वाला संबंधित व्यक्ति है वो कह सके कि नहीं वो शी इज वर्किंग वुमेन, तो इसलिए हम उतना अमाउंट नहीं देंगे, हम निर्धारित अमाउंट नहीं देंगे। तो पत्नी की अर्निंग किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होगी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रावधान दिल्ली हाईकोर्ट ने रूलिंग में अपने रूलिंग से दिया है। अब आगे दूसरे लीगल सेफगार्ड्स की अगर हम बात करें तो पहला है सेक्शन 498A इंडियन पेनल कोड का, एक क्रिमिनल लॉ है, एक आपराधिक कानून है, जिसमें पति या जितने भी प्राथमिक नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं पति के, जिन्होंने दुर्व्यवहार किया है उस महिला के साथ, उनको इमीडिएट अरेस्ट किया जा सकता है। यहां पर यह बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले ये हटा दिया गया था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को फिर से बहाल कर दिया है। दूसरा है डाउरी प्रोविजन एक्ट। अब द डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 में आया था और ये भी एक तरह का क्रिमिनल लॉ है, ये भी एक तरह का क्रिमिनल लॉ है। ये ध्यान में रखिएगा कि कैटेगराइजेशन भी पूछ सकता है कि ये क्रिमिनल लॉ है या सिविल लॉ है या किस कैटेगरी में आता है। ये दोनों ही, ये थोड़ा सा प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से सवाल बन सकता है। तो 1961 का ये जो एक्ट है उसमें दहेज लेने वालों को दंडित करने की व्यवस्था की गई है, और इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि जो भी व्यक्ति दहेज लेता है या देता है उसे 6 महीने की जेल या उस पर 5,000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। तो यह कुल मिलाकर एक व्यवस्था है जो इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को और इस कानून के द्वारा महिलाओं को सुरक्षा प्रोवाइड करने का प्रयास किया गया है, उनकी परिस्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया है। बाकी के जो दोनों टॉपिक्स हैं, चूंकि मैंने समय सीमा निर्धारित की थी कि 20-22 मिनट से ज्यादा ना हो, तो ऐसे में मैं बाकी के दोनों टॉपिक्स को पार्ट 2 में कवर करूंगा और इस बात के लिए आपको आश्वस्त करूंगा कि जितनी भी देर का किसी भी टॉपिक पर मेरा लेक्चर होगा वह विषय के साथ पूरी तरीके से न्याय करता हुआ होगा। जल्दीबाजी में कोई भी सूचना रह जाए वो मेरे कार्य संस्कृति का हिस्सा नहीं है, और मैं हमेशा इस बात का ध्यान भी रखता हूं प्रोफेशनली
तो इसके पार्ट 2 में बाकी के दोनों टॉपिक हम मिलते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने हमारे अभी तक के अलग अलग सेगमेंट्स के जो वीडियोस अपलोड हुए हैं उसको व्यापक समर्थन, अपना अफेक्शन, अपना प्यार दिया है। उसी प्रकार आपका सपोर्ट हमें, आपका अफेक्शन, आपका प्यार हमें मिलता रहेगा। और निसंदेह आपका जितना हमें सपोर्ट मिलता है, हमारी ऊर्जा, हमारा उत्साह और क्वालिटी गाइडेंस देने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता बढ़ती है, और हम अपनी उस प्रतिबद्धता पर कायम रहेंगे। और मिलते हैं इसके पार्ट 2 पर। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।